तो ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। मैं हल्का साइड में हुआ भाई, मैंने लड्डू खाया, मैं झूठ नहीं बोला। अभी पूजा हुई थी तो पूजा का वो प्रसाद देके गए हैं, तो मैंने एकदम से आधे पी लिया है। ठीक है, लड्डू वड्डू तो भाई खाता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, और लड्डू। ठीक है, तो ये हम चीज कर चुके थे। अभी तक अगर मैं बात बताऊं, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने स्टार्ट किया था, जी हाँ, समझिए माहौल को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए ओके। इसके अंदर मैंने सबसे पहले बात की थी ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, बात यही की जी सर। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद मैंने क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का विभाजन। बात की थी नहीं की थी जी सर? या अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बात की थी या विभाजन के बारे में बात की थी, और उसके बाद में टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की बात की थी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। जब मैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों का जिक्र कर रहा था जिक्र जब मैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों का, तो उसके अंदर मैंने दो चीजें आपको बताई थी। दो चीजें कैसे कैसे बताई थी? एक तो मैंने बताई थी भाई अर्थव्यवस्था के प्रकार, एक तो नियंत्रण के आधार पर, एक तो नियंत्रण के आधार पर बताई थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पर बताई थी। और दूसरी जो बेसिकली मैंने आपको यहां बताई थी विदेशी संबंधों के आधार पर, विदेशी संबंधों के आधार पर, विदेशी संबंधों के आधार पर। विदेशी संबंधों का मतलब है मेरे बच्चे फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन कैसे हैं उसके आधार पर, फॉरेन रिलेशन के आधार पर बताया था। ठीक है, अच्छा जब मैंने आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था तो ये अकॉर्डिंग रैगनर फ्रिक्स किया था, अकॉर्डिंग रैगनर फ्रिक्स, अकॉर्डिंग रैगनर फ्रिक्स। और रैगनर फ्रिक्स जो डिवीजन करता है इकोनॉमिक्स का, वो बेसिकली किस चीज के आधार पर डिवीजन करता है? रैगनर फ्रिक्स जो डिवीजन करता है तो वो करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये साइज के आधार पर करता है, साइज के आधार पर। आपके अर्थशास्त्र का, आपकी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग वो इकोनॉमिक्स का विभाजन करता है। दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू राणा का वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए। परमवीर यहां से आपके घर तक पहुंचेगा, शांत हो जाओ पढ़ लो, ठीक है। मजा ले रहा है लड़का, ये बता नहीं मजा किससे ले रहा है, हम नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। यहां तक मुझे लगता है कि आपको किसी को भी यहां तक कोई इशू होगी। अभी सिर्फ हमने बेसिक कांसेप्ट क्लियर किया, आखिरकार इकोनॉमिक्स होती है क्या, इसमें होता है क्या, कुछ हम पढ़ते हैं कैसे कैसे इकोनॉमिक्स क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से काफी ज्यादा है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इस सबके पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ी सी चीज क्लियर करूंगा कि आखिरकार अर्थशास्त्र टिकी हुई किस पे है। सर आखिरकार जो अर्थशास्त्र है वो एक चीज पर टिकी हुई है। अर्थशास्त्र आखिरकार टिकी हुई किस पे? अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, बात इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी होती है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी होती है? इसका मूलभूत आधार क्या है? इसका मूलभूत आधार क्या है? मूलभूत आधार यानी इसका फंडामेंटल बेसिस क्या है? इसका फंडामेंटल बेसिस क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल इसका वही फंडामेंटल बेसिस आखिरकार क्या है जिसके ऊपर ये टिकी हुई होती है? क्या होता है इसका फंडामेंटल बेसिस? सर इसका फंडामेंटल बेसिस होता है आय, इनकम। आय अर्थात इनकम, पैसा आना, पैसा आना, या व्यय यानी पैसा का खर्च होना, व्यय यानी खर्च होना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा आना चाहिए और पैसा खर्च होना चाहिए। ये एक अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार होता है। दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का होता है, तो इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना। यहां तक मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं सर, यहां तक तो माहौल क्लियर है, सब बॉडी ही टाइप कर देते हो इकोनॉमिक्स की। जी हां, दूसरी चीज एक चीज आपको देखने को मिलती है कि आय आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, व्यय की तो हम चलो बाद में बात करेंगे, व्यय की तो मैं बात ही बाद में करूंगा कि व्यय आप कैसे कैसे कर सकते हैं। व्यय तो सर आप उनको घुमाने के लिए ले जाइए किनको, अपनी उनको, तो व्यय तो वो करा देंगे आपका। लेकिन इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? तो सर हम जॉब कर लेंगे, इनकम जनरेट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। सर मैं अपने को सामान बेच दूंगा, इनकम जनरेट हो जाएगी, अरे भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट के लेवल पर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट अपनी इनकम कहां से करेगी, क्योंकि यहां अर्थव्यवस्था की बात की गई है और यहां अर्थव्यवस्था भी कहां की? भारत देश की अर्थव्यवस्था, क्या की? भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, किसकी? भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात यहां पर की गई है। कहां की? भारत देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात की गई है। भारत देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यहां बात की गई है। टैक्स वसूलने से, अच्छा बात को समझो, मैं बता रहा हूं वो समझो। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें यहां पे किस प्रकार से इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, एक मिनट रुकना भैया। तो याद रखना, जहां से अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न हो, जहां से अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न हो, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, जहां से किसी देश की अर्थव्यवस्था में, जहां से किसी देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, जहां से किसी देश की अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न हो, आय उत्पन्न हो, उसे क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षेत्र कहा जाता है, उसे क्षेत्र कहा जाता है, जाता है। अच्छा एक बच्चा मुझसे कह रहा है इसे टैक्स लगाकर कर सकते हैं। याद रखना, एक देश की जो इनकम होती है वो क्या होती है? एक देश की इनकम क्या होती है? एक देश की इनकम क्या होती है और एक सरकार की इनकम क्या होती है? दोनों में फर्क होता है। एक सरकार की इनकम क्या होती है मेरे बच्चे? आप देश और सरकार को अलग अलग रखा करो, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अगर मैंने कहीं पर बात की है देश की बात की है, मैंने देश की बात की है, तो इस देश के अंदर कौन कौन आएगा? सर इसके अंदर जनता भी आएगी और सरकार भी आएगी, इसमें जनता भी आएगी और सरकार भी आएगी। लेकिन अगर मैंने सरकार की बात की तो उसमें सिर्फ सरकार, सिर्फ सरकार भी। तो सरकार की इनकम एक अलग चीज होती है और एक देश की इनकम एक अलग चीज होती है। देयर इज सो मच डिफरेंस इन दिस, बहुत बड़ा डिफरेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं देश की इनकम की बात करूं ना कि सरकार की इनकम। तो जो बच्चे कह रहे हैं टैक्स से इनकम कलेक्ट की जा सकती है, टैक्स लगाकर, तो मेरे बच्चे टैक्स लगाकर जो इनकम कलेक्ट करती है वो सरकार करती है ना कि देश। देश में टैक्स लगाकर इनकम कलेक्ट की जाती है, लोग आम जनता भी इसके अंदर इनकम जनरेट करती है। तो मैं देश की बात करूं ना कि सरकार की। तो सरकार की बात करूंगा तो बता दूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूं देश की। तो मैंने क्या बताया कि जहां से किसी देश की अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न हो उसे क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में द कलेक्शन ऑफ इनकम, द कलेक्शन ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री known as सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो समझ में आई बात? दो चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? सोर्स ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक्स, सोर्स ऑफ इनकम, द कलेक्शन ऑफ इनकम लिख लीजिएगा, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां से सोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या देखना
सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्रीज कॉल्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बात आई समझ में? जी हाँ, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्री, तो एक देश की जो इनकम का सोर्स होता है वो क्या हो सकता है? कंट्री की बात की ना, कि गवर्नमेंट की, कंट्री की इनकम। एक बात बताओ, अगर कल को मैं कुछ रुपए बनाऊंगा, मतलब छापने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पे जाके मान के चलो मैं इंडिया के बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, वहां लेक्चर बन जाता हूं और वहां मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, तो वहां मैं पैसे कमाऊंगा, तो मैं एक भारतीय हूं, पैसे वापस इंडिया को भेज दूंगा। अंडरस्टैंड? तो मैं आय का जनरेट कर रहा हूं, तो हमारे देश ने तो पैसा कमाया पर सरकार ने नहीं कमाया। समझे? पैसा मैंने कमाया, मैं अपने देश का हिस्सा हूं, तो देश ने भी कमाया। तो एक चीज होती है, एंटिटी होती है, तो याद रखना इसमें जनता और सरकार दोनों के पैसे जुड़ते हैं, तब जाके देश के पैसे बनते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी जहां से किसी देश की अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न होती है, यानी जो सोर्स की बात की, स्रोत की बात की, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो बेसिकली बेटा हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात की, क्षेत्र की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात की। आपने पढ़ा हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है बेटा? जितने ऐसे बच्चे क्लास में फटाफट बताइए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? हाउ मेनी काइंड ऑफ सेक्टर्स आर देयर इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री? एक देश की अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र के अंदर कितने प्रकार के क्षेत्र का वर्णन किया गया है? मैं चाहता हूं आप लोग इसमें मुझे जवाब दें। ठीक है, फटाफट। तीन तीन इसके अंदर होते हैं। अच्छा, तो एक बच्चे का कहना है इसमें तीन होते हैं। ठीक है भैया, मैं तो जी जैसे आप कह दोगे मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं। पहला हिसाब, ठीक है। इसके अलावा नहीं नहीं नहीं, हिसाब किताब पूरा क्लियर बनाया जाएगा जी, कोई बात है। आज भाई वैसी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। हट जा भाई सीधा, वो तिरछी होगी फिर से लाइन। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। चल, इतनी भी तिरछी नहीं है। ठीक है, तीन लिखे। लेकिन एक बात बताओ, तीन है कौन कौन से? सर दो, सर तीन। देखो मेरी बात समझो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं इसका विभाजन किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका विभाजन तीन प्रकार से किया जा सकता है। इसका विभाजन तीन प्रकार से किया जा सकता है, तीन प्रकार से किया जा सकता है, तीन प्रकार से। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप सीधे कहो किस हिसाब से। जैसे शिवम है, मुस्कान है और भी बहुत सारे बच्चे वो कह रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो, नो नो नो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर करेक्ट। आप गलत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने क्या बताया, इसके विभाजन तीन प्रकार से हो सकते हैं। मैंने जैसे आपसे सवाल पूछा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप सीधा मुझसे पूछते किस आधार पर बताएं। अगर आपको पता किस आधार पर बताएं तो आप बताएं। सबसे पहले आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, सबसे पहले आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर, आधार पर। पहला क्या होता है? आर्थिक क्रिया के आधार पर, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर पहले टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इस आधार पर। दूसरा किस आधार पर होता है? दूसरा बेसिकली किस आधार पर होता है? हमारा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ऑन द वर्क बेसिस, कार्य के आधार पर, आधार पर, इसको बोलते हैं वर्क बेसिस, कार्य के आधार पर यानी वर्क बेसिस। और तीसरा जो होता है वो होता है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, स्वामित्व के आधार पर, वर्क बेसिस, वर्क बेसिस, वर्क बेसिस यानी स्वामित्व के आधार पर। ठीक है बेटा, तो ये इसका एक्चुअल होता है। देखो आप जितने भी बच्चे हैं, आपने पढ़ा होगा ना, जो अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने सबसे पहले, तो बेटा आपने इसके अंदर पढ़ा होगा ये वाला। ठीक है, जो कार्य के आधार वाला आपने पढ़ा, ये आर्थिक क्रिया के आधार वाला आपने पढ़ा होगा आपसे पहले, आप सभी ने। लेकिन इसके अंदर मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर सबसे पहले होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। दूसरा होता है बेटा प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी। तीसरा होता है टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी। चौथा बेटा होता है इसमें चतुर्थ क्षेत्र, क्वाटरनरी, चतुर्थ क्षेत्र, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, चतुर्थ क्षेत्र। अगला होता है पंचम, क्वीनरी, पंचम क्षेत्र। आपको पंचम क्षेत्र का भी नहीं पता होगा, इतना भी होता है। क्वीनरी बोलते हैं इसको, क्वीनरी। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है उसमें तीन ही होते हैं और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये पांच होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स में तीन होते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये पांच होते हैं। ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पांच होते हैं। क्लासिफिकेशन बढ़ गया। कार्य के आधार पर बात बताओ तो कार्य के आधार पर आप दो तरीके से लिख सकते हैं, संगठित और असंगठित। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित, संगठित, संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, क्षेत्रक। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट बेटा इसमें आते हैं वर्क बेसिस के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडस्ट्री लॉ, अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडस्ट्रियल लॉ, उसमें स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया था, टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री एक्ट 2015 सॉरी इंडस्ट्रियल एक्ट 1992 सॉरी इंडस्ट्रियल एक्ट 1992 में परिवर्तित कर दिया गया। 1991 में आया था, 1992 में लागू हुआ था, उसको परिवर्तित कर दिया गया और स्वामित्व के आधार पर वर्क बेसिस को चार तरीके से विभाजित किया गया, चार तरीके से। पहला सरकारी, सरकारी क्षेत्रक, इसको सार्वजनिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, इसको सार्वजनिक भी बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक, इसको बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलते हैं पब्लिक। दूसरा निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट, निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र, इसको ये भी हम बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निजी, निजी मैंने बोल दिया, इसके अलावा निजी बेसिकली मैंने बोल दिया, संयुक्त और सहकारी, संयुक्त और सहकारी, संयुक्त, संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? सर संयुक्त को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर और इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये सारे क्षेत्र होते हैं, these are all called the sector of economics। ठीक है, these are all called the sector of economics। जिस प्रकार से आप भारत के अंदर, भारत देश के अंदर, भारत की सरकार, भारत के व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है वो पैसे कमा पाता है, तो इन सब चीजों के अलावा कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं कमा पाता। आधार आवश्यक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक क्रिया का आधार सबसे जरूरी होता है, उसके बाद आपका स्वामित्व का आधार जरूरी है, कार्य का आधार बहुत रेयरली इसमें से चांसेस हैं कि वो आपसे पूछे। संगठित क्षेत्र सरकारी नौकरी, असंगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी, काम खत्म, पैसा हजम, इतना ही। ठीक है, चलिए लिखिए। ठीक है, एक नोट करने वाले नोट करो, नोट करो तो बता देना। एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इसकी, इसे बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने कल किसी और से बात की है, फोटो खराब कर देगा।
लेकिन वो है कि आप आधार पर क्षेत्र, आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्र, ठीक है, सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेक्टर एंड बेसिस, सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए समझिए, ठीक है। चलिए, अरे भैया ये जितनी भी मैंने बात की है ये मैंने किसी क्रश वगैरह के रिलेटेड नहीं की, नहीं, और ना किसी महिला मित्र के साथ मेरा कोई फोटो है और ना मेरी कोई महिला मित्र, भैया मान जाओ। मैं इंडस्ट्रियल बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल बातें कर रहा हूँ जब आप किसी के साथ बाहर होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर लड़की का होना कहीं नहीं, ठीक है, याद रखें। बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले संसाधनों से उत्पन्न आय, ठीक है, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने या उत्पन्न होने वाले, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने वाली, होने वाले, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले तथा प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले, ठीक है, प्राकृतिक क्रियाओं पर सीधे प्राप्त होने वाले, ठीक है, प्राकृतिक क्रियाओं पर सीधे, प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राप्त या उत्पन्न आय, उत्पन्न आय प्राथमिक क्षेत्र काय कहलाती है, क्या प्राथमिक क्षेत्र काय कहलाती है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र काय कहलाती है, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र काय कहलाती है, आय कहलाती है। अच्छा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि बहुत अधिक, इससे प्रकृति से रिलेटेड चीजें होती हैं मेनली, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति से रिलेटेड मेनली चीजें होती हैं, इस वजह से हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इस वजह से हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। एग्जांपल, प्राथमिक क्षेत्र का एग्जांपल, इसके एग्जांपल बताते हैं, आप खुद भी बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, कृषि है, पशुपालन है, कृषि है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर 2022 के डेटा की मैं बात करूं, 2022 के डेटा की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम 2022, अकॉर्डिंग टू द डेटा 2022-23, सरकार की संपूर्ण इसके द्वारा जो प्राप्त आय हुई है, ठीक है, सरकार की जो इससे प्राप्त आय हुई है वो 21.82% है। सरकार की प्राप्त आय, सरकार की इस क्षेत्र से प्राप्त आय, टोटल जीडीपी का 21.82% है, टोटल जीडीपी का 21.82% है, 21.82% है, 21.82%, ठीक है। इसके अंदर लगी हुई मैन पावर कितनी है, इसके अंदर व्यक्ति कितने लगे हुए हैं, इसमें कितनी जनसंख्या कार्यरत है, इसमें कितनी जनसंख्या बेसिकली कार्यरत है, ठीक है। इसके अंदर एडजस्टेड पीपल कितने हैं, कार्यरत जनसंख्या 51% है लगभग, कार्यरत जनसंख्या कितनी है, 51% है। ये डेटा 22-23 का। खनन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खनन जो माइंस वगैरह होती है, माइंस माने खनन होती है, माइंस। मत्स्य पालन फिशरीज, पशुपालन हस्बेंड्री एंड कृषि यानी एग्रीकल्चर, क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? प्राइमरी सेक्टर को कहलाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, ठीक है, क्लियर। खनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बताया, खनन को माइंस बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त होती है वो हम यहां पर रख सकते हैं, जो भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई वो चीज हम बेसिकली यहां पर रख सकते हैं। अच्छा समझो, आपसे मैं दो चीजें पूछ रहा हूं, सरकार को जो जो खनन करती है सरकार, तो उसको जो प्राप्त होती है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल ये तो ले लिया, रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। खेती में किसान द्वारा आलू बेचना, जो किसान आलू बेचेगा, किसान के द्वारा आलू बेचना, तो किसान के पास क्या आएगा, किसान के पास रुपए आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, किसानों द्वारा आलू बेचना, तो जब किसानों के द्वारा आलू बेचे जाएंगे तो किसान को इनकम होगी नहीं होगी, तो किसान को इनकम होगी, तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या होगी, किसान को इनकम होगी, किसान को इनकम प्राप्त होगी। तो किसान को जो यहाँ पर मेरे बच्चे इनकम प्राप्त हुई है वो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हुई है। अच्छा, दूसरी चीज, सरकार द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, तो सरकार को पता है कि ये पेट्रोलियम आगे चल के काम आएगा, तो सरकार के द्वारा जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो खनन के थ्रू किया जाएगा। तो ये भी क्या होगा, सरकार के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन होगा, वो क्या होगा सर, ये भी प्राइमरी सेक्टर की चीज होगी, ठीक है, क्लियर है। जी हाँ, आप में से जितने भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हालांकि नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता नॉनवेज, नहीं मैं इस चीज का समर्थन करता हूं, मेरा सीधा कहना है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। खैर, अगर मैं बात करूं जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो वो बेसिकली एक प्राइमरी सेक्टर की क्रिया है। याद रखें, प्राइमरी सेक्टर में पूरी हमारी जो जीडीपी होती है, देश की जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी जीडीपी हमारे देश की पूरी इनकम, देश में कितना प्रोडक्ट बना है उसमें लगभग 21.82% ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए, क्लियर। तो मैंने क्या बताया, इसमें किसान मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, मतलब देश को फायदा होना चाहिए कुल, ठीक है। आगे बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्मित करके एक नई वस्तु का निर्माण करना,
इसको द्वितीयक क्षेत्रक बोलते हैं। या तो आप इसे द्वितीयक क्षेत्रक बोल सकते हैं या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्रक की जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तु से वस्तु को विनिर्मित करके वस्तु को विनिर्मित करके मतलब मैन्युफैक्चर करके विनिर्मित करके, ठीक है, विनिर्मित करके एक नई वस्तु का निर्माण करना, एक नई वस्तु का निर्माण करना सेकेंडरी सेक्टर की क्रिया है। एक नई वस्तु का निर्माण द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है, द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है, ठीक है, क्या रखना, ठीक है। चलिए अब माहौल को समझिए मैंने क्या कहा। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपसे कहूं गेहूं का प्राप्त होना, गेहूं समझते हो, गेहूं वीट जो होती है वीट, अगर वीट है तो ये किस सेक्टर का, ये प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये प्राथमिक से प्राप्त होता है, क्लियर सी बात है, क्योंकि खेती है, गेहूं क्या है मेरे बच्चे, गेहूं खेती है, हमारे यहाँ खेती होती है, हमें पता है। अब ये जो वीट या गेहूं होता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस, और ये औद्योगिक क्रिया से होता है, औद्योगिक क्रिया के द्वारा होता है, औद्योगिक क्रिया के द्वारा होता है। और इसको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है बाबू, इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड, इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड, इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाते हैं। तो जो गेहूं से और ब्रेड बना है, ये जो ब्रेड प्रोसेस होकर बना है ना, इसमें औद्योगिक क्रिया लगी, इंडस्ट्री में गया है, तो ये ब्रेड क्या होगा, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। तो ये कौन से उसका मेरे बच्चे, ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का आपको यहां देखने को मिल जाएगा। और जैसे टमाटर है, टमाटर की सॉस है, टमाटर है, टमाटर की सॉस है, जिस तरीके से टोमेटो है, टोमेटो से टोमेटो सॉस बनती है, टोमेटो है, टोमेटो से टोमेटो सॉस बनती है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और बताइए, ठीक है, कपास से कपड़ा बनता है, जी हाँ, कपास से कपड़ा बनता है। अच्छा छोड़िए, जब खनन करते हैं तो हम लोहा निकालते हैं, लोहे का अयस्क निकालते हैं, जब खनन करते हैं तो खनन में क्या निकालते हैं, कच्चा लोहा, खनन में कच्चा लोहा निकालते हैं, या इसको हम बोलते हैं लोह अयस्क निकालते हैं, लोह अयस्क निकालते हैं, इसको बोलते हैं आयरन ओर, आयरन ओर, ठीक है, इसको आयरन ओर बोलते हैं। और इसको क्या प्रोसेस किया जाता है, इसको इंडस्ट्री में लेकर के प्रोसेस करते हैं और तब एक्चुअल लोहा बन के आता है, जैसे लोहा बन के आता है लोहा। और ये जो लोहा बन के आता है, ये चीज क्या कहलाती है सर, इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल है। जैसे मेरी वॉच है, ठीक है, मेरी वॉच के क्लिपर्स वगैरह ये लोहे के, तो ये जो आयरन है या स्टील है, जो भी है मुझे नहीं पता है, लोहा है स्टील है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। तो अब इसके अंदर ये चीज क्या प्रकृति से प्राप्त नहीं है, क्या लोहा बना सकते हो आप, नहीं बना सकते, डन। देन सर ये कच्चे लोहे के तौर पर निकला था, लोहा के तौर पर निकला था, इसको प्रोसेस किया गया, इस पर औद्योगिक क्रियाएं की गई, औद्योगिक क्रियाएं की गई, और तब जाके हमने उसको उस फॉर्म में प्राप्त किया। तो बीच में इंडस्ट्री का काम पड़ा, जी हाँ, इंडस्ट्री का काम पड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, ये सेकंड सेक्टर का कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र का कहलाएगा। समझ में आई बात जी। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इस बार जीडीपी में इसका योगदान कितना रहा है, इसका जीडीपी में योगदान कितना रहा है, याद रखना, जीडीपी योगदान, जीडीपी योगदान और कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या, ये दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। डेटा कब का शेयर किया जा रहा है, मैं 2022-23 का डेटा शेयर कर रहा हूं, डेटा 2022-23 का। जीडीपी में योगदान कितना है, 22.2, 22.2, 22.2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी 24.2, 24.2, 24.29, 22% तो कार्यरत जनसंख्या है ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 24.2% यहां से निकलता है। और इसमें जनसंख्या कितनी कार्यरत रहती है, 22% जनसंख्या इसमें कार्यरत रहती है, याद रखेंगे, जी हाँ। तो बनाना की चिप्स, जी हाँ, बनाना से जो बनाना की चिप्स बन जाती है मेरे भाई, वो भी इसी में आती है। भाई मैं आपसे सपनों में मिलने के लिए आता हूँ, काश मैं सच में आ पाता। मेरे भाई मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, मैं यार बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसे आप हो, ऐसा ही मैंने पहले भी शायद इस बारे में बात की है कि मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं हूँ, आप में से आप लोगों के लिए, मतलब जो दुकानों से खरीदते हैं ऐसी चीजें जो किसी फैक्ट्री में बनती हैं, ठीक है, ये हिंट है इसके लिए, ऐसी चीजें जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद हैं, जो फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद हैं। काम खत्म। ये पेन सेकेंडरी है, चश्मे सेकेंडरी है, मैं तो प्राइमरी हूँ। ठीक है, मैं तो नेचुरल हूँ। ठीक है, मैं किसी फैक्ट्री में नहीं बना, मैं तो नेचुरल, तुम भी नेचुरल हो सब, ठीक है। लेकिन हम देश के लिए पैसा कमाते हैं, हम भी एक प्रकार से एसेट है। सर बैलून, जी हाँ, बैलून जो होते हैं इसी इंडस्ट्री से बनते हैं, ठीक है। चलिए टर्शियरी क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर या कह लीजिए तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र कह लीजिए, तृतीय क्षेत्र कह लीजिए। सर न्यूज़ में आपने सिस्टम बांध दिया, आए लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं देखा होगा ना आपने न्यूज़ में, मुझे कहीं आपने देखा होगा। सर जी ट्यूशन देने से जो इनकम आती है वो किस सेक्टर में आती है, सचिन अब आ गई है वो, ट्यूशन देने से जो इनकम आती है वो किस सेक्टर में आ गई, वो आ गई, ठीक है। फटाफट लिखिए, तृतीय क्षेत्र, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जिसमें सर्विस की बात आ जाए, सर्विस की बात आ जाए, उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे, उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। जब आप किसी को सेवा दें, जब आप किसी को सेवा दें, वह क्षेत्र जहाँ सभी के द्वारा चलाई गई सेवा से आय की प्राप्त होती है, वह क्षेत्र जहाँ चलाई गई सेवा से आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति, वो कहलाता है मेरे बच्चे आपका टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट एफिशिएंट होता है, मैं बता दूं, विकसित देश सर्वाधिक इसी से कमाते हैं, विकसित देश इसी पर कार्यरत रहते हैं, विकसित देश सर्वाधिक यहीं से कमाते हैं, सर्वाधिक कमाते हैं। यानी विकसित देशों की जो जीडीपी होती है वो मेजरली इसी में से निकलती है, ठीक है। श्वेता सिंह के साथ आते हैं, श्वेता सिंह के साथ में था, ठीक है।
इसके अलावा जीडीपी में योगदान कितना है और इसके अंदर जनसंख्या कितनी लगी हुई है? देखो इसमें मात्र 27% जनसंख्या लगी हुई है, 27% जनसंख्या इसमें लगी हुई है, संख्या लगी हुई है, और 53.89% ऑफ जीडीपी इससे हासिल होता है। मतलब देखो इनकम सर्वाधिक हो रही है और जनसंख्या इसमें बहुत कम लगी हुई है। इतनी सी जनसंख्या है और इससे जीडीपी कितनी मिली? मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम मिल रही है, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सेवा क्षेत्र होती है, इसके एग्जांपल के लिए आपके सामने एक बार एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। एग्जांपल क्या है इसके? बैंक। बैंक इसका बेस्ट एग्जांपल है। बैंक, एक बात बताओ, क्या बैंक में जाके आप कुछ खरीदते हैं? नहीं सर, बैंक में खरीदते नहीं है, लेकिन सर बैंक में तो सॉरी बैंक के अंदर जाके आप कुछ खरीदते नहीं, सर खरीदते नहीं है सर, हमको रुपए देते हैं हमने रखने के लिए। क्या जब आप उनको रखने के लिए रुपए देते हैं, आप उनका एटीएम यूज करते हो? जी सर। तो वो हर साल आपसे चार्ज लेते हैं इस चीज का? जी हाँ। वो चार्ज लिया गया वो क्या है? उन्होंने तो इनकम जनरेट करी ना आपसे, सही बात है। तो वो चीज क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? सेवा। वो आपको सेवा दे रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं। तो जहां सेवा जैसा भाव आपको उत्पन्न हो जाए, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है। ठीक है, मैं ताजमहल घूम के आया, हालांकि मैं नहीं गया, मैं मोढेरा सन टेंपल गया था। ठीक है, गुजरात में मोढेरा सन टेंपल में गया था। अब वहां जाके मैं क्या मोढेरा को जेब में डाला? नहीं सर, घूम के आ गया। जी हाँ। तो मतलब वहां हुआ क्या सर? आप कुछ लेके नहीं आए, पैसा खर्च कराए, तो ये पैसा मेरा खर्च हुआ सेवा में। मुझे मोढेरा सन टेंपल के लिए, मोढेरा की वहां जो आसपास का जो भी उनका टूरिज्म वाला है, उसने मुझे चार्ज किया, क्योंकि मुझे सेवा दे रहा है, मुझे दिखा रहा है। सही बात है। बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, टूरिज्म हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये इसमें आता है। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई व्यक्ति है जो बेसिकली ट्यूशन पढ़ाता है, कोई व्यक्ति है जो ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन। एक बच्चा बार बार पूछा सर ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ा रहे हो मतलब आप उनको सेवा दे रहे हो, वो आपको पैसे देते हैं, बदले में आप उनको पढ़ाते हो, तो यू आर गिविंग देम ए काइंड ऑफ सर्विस। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? सही एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाता है, आपका प्रत्यक्ष क्षेत्र। ये आपका क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष क्षेत्र बेसिकली आपका हो जाएगा। प्रत्यक्ष क्षेत्र आपका हो जाएगा। जनरल सेंस की अगर मैं बात करूं, जहां आप पैसा खर्च तो करें परंतु उसकी कोई फिजिकल वस्तु आपको प्राप्त ना हो। जनरल सेंस की बात करता हूं, जनरल सेंस की बात करते हैं। जहां पैसा खर्च करें, पैसा खर्च करें, पैसा खर्च करें और आपको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की वस्तु प्राप्त ना हो, सेंस की वस्तु प्राप्त ना हो, वस्तु प्राप्त ना हो, तो वो चीज क्या कहलाती है मेरे बच्चे? वो आपके टर्शरी सेक्टर में आने वाली चीजें कहलाती है। ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब सर्विस होती क्या है? व्हाट इज सर्विस? अगर मैं पूछूं व्हाट इज सर्विस, अगर मैं पूछूं तो भाई सर्विस होती क्या है? सीधी बात है, जिसमें आपको फिजिकल चीज नहीं मिले लेकिन आपको सेवा मिले, सर्विस। मनोरंजन है, रियल एस्टेट है, वो सभी इसी में आता है। ठीक है, जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? ऐसे कमाते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट है, एंटर स्पेलिंग गलत कर दी, एंटरटेनमेंट है, वो इसी में आता है बेटा आपका। रियल एस्टेट है, इसी में आता है आपका। ठीक है, सब इसी में आता है। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे और आगे सेक्टर की हम बात करेंगे, आगे हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे, क्वाटरनरी क्षेत्र की बात करते हैं, जो या फिर आज तीन ही रहने दीजिए, कल मैं चौथा और पांचवा क्षेत्र आपको बता दूंगा। हालांकि चौथा क्षेत्र जो होता है वो आईटी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर, नॉलेज सेक्टर को बोलते हैं हम, फोर्थ सेक्टर। और जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बड़े लेवल की चीजें होती हैं जो समाज में बड़े डिसीजन लिए जानी जाती हैं, वो आपका क्वीनरी सेक्टर यानी पंचम क्षेत्र कहलाता है। अगली क्लास में इकोनॉमी का सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास